हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका वर्णन। तो आइए पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, दूसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, तीसरा सी है बाबा साहब अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर सी है, बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत भारत नामक साप्ताहिक पाक्षिक की शुरुआत की गई थी। अब आइए हम लोग इसका वर्णन देखते हैं। बहिष्कृत भारत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा 3 अप्रैल 1927 को शुरू किया गया था। यह एक मराठी पाक्षिक है। बहिष्कृत भारत जो पाक्षिक है वो मराठी भाषा में छपा था। इनके द्वारा कुछ और संस्था का स्थापना किया गया था। 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र मजदूर पार्टी की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। मूक नायक नामक पत्रिका की भी स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा या बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा किया गया था। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो अक्सर कई महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटेन में होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसका उत्तर है भीमराव अंबेडकर। और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा भाग लिया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन क्रमशः 1930, 31 और 32 ईस्वी में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 ईस्वी में हुआ था उसमें महात्मा गांधी भी भाग लिए थे और तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। विंस्टन चर्चिल द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा गया था। भीमराव अंबेडकर द्वारा जीवन के अंतिम चरण में बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? तो इसका उत्तर होगा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी हम लोग कृष्णा को कहते हैं। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उत्तर कृष्णा नदी सी होगा। आइए इसका वर्णन देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबालेश्वर नामक स्थान के कृष्णाबाई मंदिर से हुआ है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कृष्णा नदी का जो प्रवाह है वो पश्चिम से पूरब है। कृष्णा नदी जल विवाद 3 राज्यों के बीच है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कावेरी जल विवाद को भी देख लेते हैं। यह अक्सर महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछा जाता है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अब आते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। तो पहली बड़ी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की पहली बड़ी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में नासिक जिले से होता है और इसका पतन यानी फाइनली गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है।
दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। और दूसरा प्रश्न जो अक्सर मिलता जुलता हुआ आता है, वो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न आता है, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्रमशः कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खांदर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी कहने का मतलब ऐसी मिट्टी जो जल द्वारा बहा के लाया जाता है, तो नदियों द्वारा ही ऐसी मिट्टी बहा के लाई जाती है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खांदर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहते हैं। और यह क्रमशः हम लोगों को उत्तर बी में दिख रहा है इसका, तो इसका सही उत्तर होने वाला है बी। इसका सही उत्तर बी होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? पूर्वी घाट, प्रश्न संख्या 4, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है गारो की पहाड़ी, बी है खासी की पहाड़ी, सी सोमेश्वर की पहाड़ी, डी नीलगिरी की पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा जो, वो होगा नीलगिरी की पहाड़ी। इसका सही उत्तर नीलगिरी की पहाड़ी होगा। और जहां तक बात रही गारो, खासी और एक जयंतिया आता है, गारो, खासी, जयंतिया तीनों जनजाति का नाम है। गारो, खासी, जयंतिया, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु है, हालांकि इसका विस्तार, नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार केरल और कर्नाटक तक है। नीलगिरी, सॉरी थोड़ा सा रुक गए थे, नीलगिरी पर्वत का विस्तार केरल और कर्नाटक तक, लेकिन मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को, ध्यान रखें, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को डोडा बेटा कहते हैं, जो तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी है। वैसे तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार केरल और कर्नाटक है, लेकिन मुख्य रूप से नीलगिरी पर्वत का जो मुख्य हिस्सा है वो तमिलनाडु में है। हम आगे बात करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो केरल राज्य में स्थित है। अनाईमुडी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो केरल राज्य में स्थित है। और यह अनाईमुडी जो है यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और अगर चोटी की बात करते हैं तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को गिरगुरु शिखर कहते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को गिरगुरु शिखर कहते हैं। दक्षिण भारत की चोटियों को हम देख लेते हैं। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी मिसापुली माला है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी मिसापुली माला है। डोडा बेटा का स्थान तीसरा है। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी मिसापुली माला है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं। इसका सही उत्तर होने वाला है उत्तल। एक और प्रश्न इसके साथ आता है, अभिसारी है ये, अभिसारी। और अगला जो प्रश्न आता है आप देखेंगे अपसारी, अपसारी। तो
सारी लेंस हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप, सारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस का बीच वाला भाग मोटा होता है, अवतल लेंस का बीच वाला भाग पतला होता है। वहीं दर्पण में ठीक विपरीत हो जाता है। दर्पण में ठीक विपरीत स्थिति हो जाता है। अभिसारी हम लोग अवतल दर्पण को कहते हैं, अभिसारी अवतल दर्पण को कहते हैं, और अपसारी उत्तल दर्पण को कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अभिसारी लेंस में अभिसारी उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक अपोजिट दर्पण में अभिसारी अवतल दर्पण को कहते हैं। यानी लेंस में उत्तल को कहेंगे अभिसारी, और वहीं दर्पण अगर आ जाए तो अवतल को कहेंगे। उसी तरह अपसारी लेंस में अवतल को कहेंगे और दर्पण में उत्तल को अपसारी कहेंगे। ध्यान रखेंगे इसको। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, और फोकस धनात्मक और ऋणात्मक से संबंधित भी बहुत प्रश्न लेंस से पूछा जाता है। तो उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है, वहीं अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और उत्तल लेंस सिलियरी मसल्स, सिलियरी मांसपेशी द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। और मानव नेत्र का लेंस प्रायः जिलेटिन का बना होता है, जिलेटिन का बना होता है, जो चावल के दाने जैसा पारदर्शी होता है, चावल के दाने के आकार का और पारदर्शी होता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री इनमें से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? भारत का प्रधानमंत्री इनमें से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? ए ऑप्शन है मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपति के कार्य के संपादन और सलाह के लिए मंत्रियों का एक परिषद होता है, और इस मंत्री के सबसे प्रमुख व्यक्ति, इस मंत्रिमंडल में एक प्रधान व्यक्ति चुना जाता है, जिसे हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। और इस बात की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि लोकसभा के किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, यानी कि आप अगर लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम उम्र 25 साल है, यानी 25 साल में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। यह न्यूनतम उम्र है, अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है। ध्यान रखें, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम उम्र प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल चाहिए, या लोकसभा में जाने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संसद 3 हिस्से से बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा में जाने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल, वहीं राज्यसभा में जाने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल होना चाहिए, और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल होना चाहिए। वहीं राज्य में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र
35 साल होना चाहिए। और अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए न्यूनतम उम्र की जो सीमा है वो 21 साल है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा जो निर्धारित की गई है वह है 21 साल। भारत में पंचायत चुनाव की पंचायत की अगर बात करें तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पे आया था, और एक और इससे पहले आया था अशोक मेहता कमेटी के सिफारिश पे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था। अशोक मेहता कमेटी के सिफारिश पे जो पंचायती राज व्यवस्था आया था वो द्विस्तरीय आया था। और बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पे पंचायती राज त्रिस्तरीय था। वो तीनों स्तर, सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, फिर जिला परिषद होता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होने वाला है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को हम लोग गोपुरम कहते हैं। गोपुरम कहने का अर्थ है कि बहुत बड़ा विशाल प्रवेश द्वार जो शिल्पकारिता से अलंकृत होता था, यानी पत्थरों के अच्छे अच्छे नक्काशी हीरो द्वारा द्वार को जड़ा जाता था। द्वार बहुत बड़ा होता था, काफी आकर्षक द्वार हुआ करता था, कीमती पत्थरों से नक्काशी किया जाता था। रुद्रास्त्र क्या है? अगला प्रश्न है, रुद्रास्त्र क्या है? इसका सही उत्तर होगा 7वें का बी। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, रुद्रास्त्र क्या है? रुद्रास्त्र क्या है? 8वां प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होने वाला है रुद्रास्त्र एशिया की सबसे लंबी मालवाहक रेलगाड़ी है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक मालवाहक गाड़ी का संचालन किया है, और ये मालवाहक गाड़ी पूरे एशिया की सबसे लंबी माल ढोने वाली गाड़ी है। ये केवल माल ढोने का काम करती है, ध्यान रखेंगे। एशिया की सबसे लंबी है। इसका सफल परीक्षण गंज ख्वाजा जो यूपी में है, रेलवे स्टेशन से गढ़वा स्टेशन जो झारखंड में है तक किया गया है। इसकी लंबाई, इस रेलगाड़ी की लंबाई 4.5 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की लंबाई 4.5 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। और इसमें 354 वैगन है। 354 वैगन। इस रेलगाड़ी की लंबाई 4.5 किलोमीटर, 354 वैगन यानी 354 बोगी है इसमें। इसका सफल परीक्षण मैंने बता दिया, गंज ख्वाजा यूपी से गढ़वा रेलवे स्टेशन तक किया गया है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रयान परियोजना जो भारत का पहला मानवीय गहरा समुद्र परियोजना है वो किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। इसका सही उत्तर पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय होगा। आइए इसका वर्णन देख लेते हैं। समुद्रयान परियोजना भारत का पहला मानव संचालित गहरा समुद्रयान परियोजना है। इस परियोजना के तहत 3 लोगों को 6000 मीटर की गहराई तक मत्स्य 6000 इस परियोजना के तहत 3 लोगों को भेजा जाएगा। कितना गहराई में? 6000 मीटर गहराई में। पनडुब्बी का नाम है जिस पनडुब्बी से 6000 मीटर तक की गहराई में भेजा जाएगा, उसका नाम है मत्स्य 6000 यानी मत्स्य 6000। ये पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000।
और कितना गहराई में भेजा जाएगा? 6000 मीटर। इस परियोजना के तहत 3 लोगों को भेजा जाएगा। यह परियोजना DOM यानी डीप ओशियन मिशन का हिस्सा है और 2026 के अंत तक माना यह जा रहा है कि यह परियोजना 2026 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। आइए अब हम लोग 2026 तक ये परियोजना 2026 तक लॉन्च हो जाए। कितना गहरा समुद्र में भेजा जाएगा? 6000 मीटर। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो मैं आपको बता दूं, बिहार की स्थापना औपचारिक रूप से 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। इसका सही उत्तर बी होगा। इसका सही उत्तर बी होगा। आइए हम बिहार की बात करते हैं। इसका वर्णन देख लेते हैं। इसका सही उत्तर बी होने वाला है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ। और बिहार को तब ये बिहार बंगाल में था और 22 मार्च 1912 को इसे औपचारिक रूप से बंगाल से अलग कर दिया गया था। वहीं 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, ये डेट ध्यान रखेंगे, परीक्षा में अक्सर पूछता है। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। यानी 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, और किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935। वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था उड़ीसा। यानी उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को किया गया। यानी उड़ीसा का जन्म बिहार से ही हुआ है और बिहार का जन्म बंगाल से हुआ है। वहीं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से पुनः एक नया राज्य बना जिसका नाम था झारखंड। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। वहीं कुछ और राज्यों की हम बात कर लेते हैं। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना हुई। ध्यान रखेंगे। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 3 राज्य बने। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो अंततः हम लोग 10 प्रश्न देख लिए हैं। फिर मैं अगली कड़ी में 10 प्रश्नों की श्रृंखला लाऊंगा। आप मेरे वीडियो को जरूर प्रमोट करें और सजेशन दें कि आपको कैसा लगा। आपके सजेशन के अनुसार वीडियो में आवश्यकता अनुसार मैं जरूर सुधार करूंगा। धन्यवाद।